नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और सच्ची घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो लेकर के आता हूँ सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। सबसे पहले तो मैं सुबह की न्यूज के बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूँ। जो मेरठ की घटना थी, जिसमें एक दलित लड़की को पारस नाम का युवक किडनैप कर लेता है और उसकी मां की हत्या कर देता है। फिर आज दोपहर में 3 दिन के बाद यूपी के सहारनपुर से दोनों को बरामद कर लिया है और लड़के को, पारस को, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साथ में ही लड़की के भाई का बोलना है कि मेरी माँ तो मरी चुकी है, कृपया करके मेरी बहन पर कुछ भी गलत आरोप ना लगाएं, उसके बारे में कोई भी कुछ भी गलत बयानबाजी ना करे। इधर पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बाकी का जो भी होगा इस केस में, जो भी खुलासे होंगे वो आगे होंगे, वो मैं भी आप सभी को अगली किसी कहानी में अपडेट कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं किसी एक और ऐसी सच्ची घटना की तरफ में। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये यूपी के एक सीरियल किलर की कहानी है, जिसे कत्ल करने के बाद ही चैन की नींद आती थी। उसका निशाना इतना पक्का था कि एक ही गोली में शिकार की खोपड़ी खोल देता था। बात 9 जून 2001 की है। शनिवार की रात थी। रायबरेली में फुर्सतगंज ब्लॉक में सेमसी गांव पड़ता है। यहाँ पर गहरी नींद में गांव डूबा हुआ था। कहीं आंगन में चारपाई पर खर्राटे गूंज रहे थे तो कहीं छतों पर बच्चे सो रहे थे। उस टाइम पे लोग खुले में चारपाई पे सोया करते थे। इसी सन्नाटे के बीच जगदीश प्रसाद अपनी आटा चक्की में अकेले सो रहे थे। घड़ी में रात के 1 बज रहा था। अचानक एक धमाका हुआ, धाए की आवाज आई और जगदीश के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। सुबह हुई, मुर्गे की बांग की आवाज सुनाई दी। दूध वालों की साइकिलों की घंटियां बजने लगी। खेतों को जाती हुई पगडंडियों पर हल्की चहक कदमी होने लगी। रोज 6 बजे जगदीश उठ जाते थे। उस दिन उनकी चक्की के दरवाजे नहीं खुले। तभी गांव के एक व्यक्ति ने कबाड़ खटखटाया। किवाड़ पूरा खुला हुआ था, तो खटखटाने के बाद जैसे ही थोड़ा सा सुबह हाथ का धक्का लगा तो दरवाजा अंदर की तरफ खुलता चला गया। लेकिन अंदर का सीन देख करके उसकी सांसें अटक गईं। बाद में हिम्मत जुटा करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, जगदीश मर गया, जगदीश मर गया, खून खून हो गया। चिल्लाते हुए वहां से भागा और उसकी चीख पुकार सुनते ही लोग दौड़ पड़े। भीतर का नजारा देख करके सबके होश उड़ गए। लोग बातें करने लगे, हे भगवान, पीछे से गोली मारी है, देखो सिर फटा पड़ा है। कोई बोला, कल रात तो हंसी मजाक कर रहे थे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये किसने ऐसा, कैसे किसी ने इन्हें मार दिया। जगदीश की पत्नी और छोटा भाई राजेश कुमार चक्की में घुसे। राजेश लाश को देख करके चीख पड़ा, भैया भैया कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी के हाथ से पल्लू छूट गया। खून के कारण बिस्तर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। थाने में खबर की गई। कुछ ही देर में दरोगा अपनी टीम के साथ आए। नोटबुक खोली। दरोगा ने पूछा, किसने देखा था। एक बुजुर्ग ने बोला, कोई नहीं दरोगा जी, सुबह पता चला। राजेश ने कहा, वो अकेले ही चक्की में सोते थे। दरोगा ने कलम चलाई और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सब थाने ले जाया गया, जहाँ पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आई। भरवा बंदूक की गोली थी, नजदीक से दागी गई थी। खोपड़ी के पीछे का हिस्सा फटा था। नाक और मुंह से खून रिस चुका था, मगर उसके आगे कुछ पता नहीं चला। कुछ महीनों तक गांव में पुलिस आती, पूछताछ करती, रजिस्टर में तारीख, समय और 2 लाइनें भरती, फिर चली जाती। समय गुजरा। 1 साल के भीतर 3-4 और हत्याएं हो गई। मर्डर का सिलसिला दूसरे पास के गांव में भी शुरू हो चुका था। हर बार तरीका वही, रात की नींद और अचानक गोली चलती। लोग कहते धाए से आवाज आती है,
और फिर अंधेरे में दो परछाइयां भागती हुई दिखाई देती हैं, एक लंबा और एक छोटा। चेहरा ढका हुआ होता है, कभी काले से कपड़े में दिखते हैं तो कभी बुर्के जैसे किसी कपड़े में दिखाई देते हैं। किसी के पास ये जवाब नहीं था कि वो चेहरे किसके हैं और कैसे हैं। सिर्फ कदमों की आहट की आवाज आती थी जो खेतों की मेड़ पर जाकर कहीं गायब हो जाती थी। फुर्सतगंज के मेमसी, सरवन, बाबू का पुरवा, ब्रह्मानी, हिंदू का पुरवा, रामदयाल का पुरवा, बांदे का पुरवा, तरोना, किशनपुर, केवई, नयापुरवा, रामपुर, जमालपुर, नेहरकोटी, इन सभी गांवों में लगातार वारदातें हो रही थी। किसी को पता नहीं था कि रात के अंधेरे में कौन हत्या कर रहा है। रात 8 बजे के बाद घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। बुजुर्गों की हालत ये हो गई थी कि उन्हें शाम ढलने के बाद शौच जाना हो तो वो छत पे ही निपटते थे। समस्या के निदान के लिए बीच बीच में सभी गांवों में चौपालें लगने लगी। कोई कहता ये सब जमीन जायदाद की रंजिश है तो दूसरा उसकी बात काट देता। वो बोलता कि नहीं, बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ था। महीने और साल बदलते रहे लेकिन सीरियल किलर का खौफ कायम था। जगदीश की तरह कई और लोग घर के बाहर या चबूतरों पे सोते हुए मारे गए थे। थाना फुर्सतगंज के गांव में यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा था। कुछ मामले तो इतने विभत्स थे कि आईजी और डीआईजी तक को मौके पर आना पड़ा। 2003 में ऐसे ही एक केस की जिम्मेदारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी बीपी श्रीवास्तव को सौंपी गई, जो बाद में एसएसपी की रैंक से रिटायर हुए। बीपी श्रीवास्तव ने पुरानी फाइलें निकाली, धूल से अटी फाइलों के पन्ने पलटे गए और कड़ियां जोड़ना शुरू हुई। तारीखें एक कतार में खड़ी होने लगी। 1998, 1999, 2000, 2001 और फिर 2002। हर 2-3 महीने में खून की एक लकीर। नक्शे पर पिन लगाए गए। रायबरेली सुल्तानपुर रोड से सटे 5-6 गांव में ज्यादा आतंक था। गिनती करीब 35 मर्डर पर खत्म हुई। पैटर्न सामने आया। हर बार घर के बाहर सोते हुए किसी मर्द पर वार किया गया। उम्र 50 से 70 के बीच। ज्यादातर लोग एक ही जाति के हैं। मरने वाले ऐसे थे जिनकी कोई घोषित जानलेवा किसी से दुश्मनी नहीं थी। सब शनिवार, रविवार या सोमवार को ही मारे गए थे। हर बार गोली सिर के पास चलती और एक ही गोली में खेल खत्म हो जाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि हत्यारा जो बंदूक इस्तेमाल कर रहा है वो पुराने जमाने की भरवा बंदूक है जिसे नली में बारूद भरकर दागा जाता है। इतने फैक्ट एक जगह जमा हुए। एएसपी ने कहा ये तो कोई सीरियल किलर है। अब पुलिस के सामने एक नहीं 2 चुनौतियां थी, कातिल को पकड़ना और कातिल को पकड़ने से पहले तब तक हत्या रोकना। हर बार पुलिस हत्या के बाद पहुंचती थी। अब कई टीमें एक साथ तैनात की गई। रिस्पांस टाइम घटाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में अस्थायी चौकी भी बनाई गई। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। शनिवार, रविवार और सोमवार को 7 से 8 थानों की फोर्स एक साथ लगती। सिपाहियों के हाथ में ड्रैगन लाइटें होती थीं जो दूर तक अंधेरा चीर देती थीं। बाइक स्क्वाड गलियों और मेड़ों पर रेंगने लगे। गांव वाले भी भाला बल्लम लेकर के पैरे पर बैठ गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना समय बीतता गया, घटनाएं थमी। इधर एसपी श्रीवास्तव बताते हैं कि मर्डर की आदत भी एक किस्म का नशा होती है। शायद जितनी देर रोको उतनी बेचैनी बढ़ती है। शायद उसी बेचैनी में सीरियल किलर ने रिस्क लिया। 8 नवंबर 2004 शाम के करीब 7 बजे होंगे। गांव की गलियों में धुंधले बल्बों की पीली रोशनी थी। विश्राम साहू अपने घर के बाहर अलाव ताप रहे थे। पड़ोस के 2-3 आदमी भी वहीं पर आकर के बैठ गए। कोई बैठ के नोक से आग कुरेद रहा था। अचानक एक फायर की आवाज आई, न पास से न बहुत दूर से, ठीक इतना कि दहशत एकदम जकड़ ले। विश्राम की छाती में आग की लकीर जली और वहीं पे निडाल हो गए। किसी ने चिल्लाकर इशारा किया, वो उधर भाग रहा है, वो सफेद कपड़े वाला।
दो लोग लपके। हत्यारा खेतों से दौड़ते हुए नहर की तरफ भागा। कुछ ही देर में पानी में कूदने की आवाज आई। छपाक गांव वाले नहर की तरफ भागे। लाइटें टिमटिमाई। पानी की सतह पर कुछ लकीरें भी दिखाई दी। फिर सन्नाटा फैल गया। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। मौके का मुआयना हुआ। गीली मिट्टी में उधड़े निशान, बिखरे पत्ते और पहली बार एक ठोस सुराग हाथ लगा। घास में एक जूता पड़ा था। बीपी श्रीवास्तव ने जूते को उठाया। यह उसी का है। अब वह हमारी पहुंच के भीतर है। पूछताछ तेज हुई। पुलिस ने एक एक घर पर दस्तक दी। सबसे पूछा, हत्या के वक्त तुम कहाँ थे? किससे मिलने गए थे? पहरा और सख्त हुआ। दबिश बढ़ी। 7 दिन बीते। दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। कातिल हर बार की तरह पुलिस से एकदम आगे लगा। शायद इस बार वह फिसल गया था। पूछताछ के दौरान गांव के एक आदमी ने सुराग दिया कि हत्या वाली रात हमने अपने पड़ोसी सदाशिव साहू को घर में घुसते देखा था। उसके कपड़े भी गीले थे। नाम का वजन जोड़ा गया। सदाशिव साहू, उम्र 57 साल, फुर्सतगंज, मार्केट में कपड़े की दुकान। जब उसके बारे में पता किया तो लोग बोले, भला आदमी है, पूजा पाठ भी करता है, अपने काम से काम रखता है, घर से दुकान और दुकान से घर, ज्यादा बात नहीं करता, कोई हालचाल पूछ ले तो सिर्फ सिर हिला देता है। लेकिन यहाँ पे एक बात खटकने लगी। कुछ साल पहले उसकी पत्नी अचानक से गायब हो गई थी। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक दो रिश्तेदारों ने पूछा तो सदाशिव ने झिड़क दिया कि अपने काम से काम रखा करो। एएसपी के दिमाग में घंटी बजी। सदाशिव को थाने बुलाया गया। सवालों से उसकी आंखों की पुतलियां एकदम फैलती, फिर सिकुड़ जाती। शक गहरा हुआ तो उसके घर की भी तलाशी ली गई। अलमारी से नकली दाढ़ी मूछें निकली। नाटक में पहने जाने वाले कपड़े जो अब भी पसीने की गंध छोड़ रहे थे। एक लाइसेंसी बंदूक जो पूरी चौक थी, जैसे पानी में देर तक डुबाया गया हो। लोहे के अंदर की नमी बता रही थी कि असलाहा सुखाया गया है। इतना काफी था। थाने की कुर्सी पर पूछताछ शुरू हुई। दोपहर ढली, शाम हुई, रात की पहली नींद गांव पर उतरी और थाने की ट्यूबलाइट में सदाशिव की पुतलियां ठहर गईं। एएसपी ने सदाशिव की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि कितने? सदाशिव की आवाज एकदम से धीमी हो गई। उसने हम बोलते हुए बोला, हमें खून देखने की भूख उठती है। एएसपी ने बात नहीं काटी। एएसपी ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, कितने? सदाशिव के होठ कांपे और उसने जवाब दिया, साहब 22। कमरे में सब लोग कुछ पल के लिए जड़ हो गए। सदाशिव आगे बताने लगा, महीने 2 महीने में किसी को मार नहीं देता तो रात में नींद नहीं आती है। अजीब टाइप की बेचैनी होती है। खून की बूंदें जमीन पर गिरती देख लेते हैं तभी सुकून मिलता है। मर्डर के बाद ही मेरी जो बेचैनी है वो बेचैनी ठीक होती है और मैं चैन से सो पाता हूँ। पूछताछ में एक और परत खुली। उसका बेटा जयकरण ने बताया कि बाबू कभी कभी रात में गायब हो जाते थे। हम पूछते तो कुछ बताते नहीं। जिस रात ये बाहर रहते उसी रात एक कत्ल हो जाता। जब हमें पता चला तो बोले, ये बात किसी को बताई तो तुम्हें भी मार देंगे। फिर हमें भी साथ ले जाने लगे। गोली मारने के बाद हम लौट आते थे। एएसपी ने कागज पर तारीखें, नाम, गांव, उम्र सब एक ग्रिड में लिख लिया। कई खोई हुई रातें एक पट्टी में सिमट आई। कहानी थाने से प्रेस तक पहुंची। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। केस इतना बड़ा था कि लखनऊ और दिल्ली से भी कैमरे वाले पहुंच गए। हॉल छोटा पड़ गया तो परेड ग्राउंड में माइक लगाए गए। जिले के पुलिस कप्तान संजय श्रीवास्तव ने टीम के साथ सदाशिव को सामने खड़ा किया। फुसफुसाहट की लहर चली। सवाल दागे गए। एएसपी ने 8 पेज का कबूलनामा पढ़ना शुरू किया। सदाशिव कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर अचानक से चीख पड़ा, सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस ने जबरदस्ती बयान दिलाया है। पंडाल में अफरा तफरी मच गई।
कैमरे एक साथ सदाशिव की तरफ घूम गए। पुलिस वाले उसे पकड़कर भीतर ले गए। कप्तान ने माइक थामा और बोला कि अपराधी तो हमेशा यही कहता है, उसने अपराध नहीं किया। हमारा टेस्ट इससे होगा कि अब आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। और जैसे ही किसी ने घड़ी की टिक टिक बंद कर दी हो, हत्याएं रुक गईं, क्योंकि सीरियल किलर सदाशिव साहू जेल में था। अब कागजी लड़ाई शुरू हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अदालत के सामने सबूत रखे गए। बरामद असला, नकली दाढ़ी मूछ, कपड़े, गवाह, घटना स्थलों का मिलान, तारीखें, पैटर्न, कोर्ट में सजा दिलाना एक और पहाड़ था। कुछ मामलों में गवाह मुकर गए, कुछ में कड़ियां ढीली पड़ी, कुछ में बेनिफिट्स ऑफ डाउट हुए। कहीं जमानत मिल गई तो कहीं पे बरी हुआ। फाइलें मोटी होती गईं, तारीखें बढ़ती गईं। 18 साल बीत गए। पूर्व आईजी राजेश कुमार पांडे के अनुसार 22 अप्रैल 2022 को आखिरकार 2 अलग-अलग मामलों में जिला अदालत ने फैसला सुनाया था। इसमें सदाशिव साहू को उम्र कैद हुई। कई मामलों में सुनवाई जारी रही, लेकिन उसी दौरान 2023 में अमेठी जेल में सजा काटते हुए सदाशिव साहू की मौत हो गई। एक खबर की तरह आई और चली गई। एक पंक्ति, एक तारीख, एक अंत। बेटे को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। फिलहाल वो बाहर है, क्योंकि उसके खिलाफ ऐसा कोई कुछ सबूत नहीं मिले, जिस वजह से सबूतों के अभाव में बेटे को बरी कर दिया गया। और सदाशिव साहू को कोर्ट तो खैर उस तरीके से उसे सजा नहीं दे सका, लेकिन समय ने उसे सजा दी और आखिरकार उसकी सजा काटते हुए ही जेल में उसकी मौत हो गई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट्स अवश्य करें। फिर से मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।